मैं एक इमारत से कूद गया लेकिन नहीं मरा। मैं एक जॉम्बी बन गया। अपनी माँ को चिंता में नहीं डालने के लिए मैं हर दिन सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करने की कोशिश करता हूँ। सुबह मेरे पड़ोसी अंकल जांग ने मुझे तीसरी मंजिल से कूदते देखा। उन्होंने चुपचाप मेरी गिरी हुई बाह को वापस लगाने में मदद की। कियाओ एन, अगली बार और सावधान रहो, अपनी माँ को मत डरो। दोपहर में डाकिया ने मेरी पीली रंगत देखी। भाई, यह हमारे मंदिर के सांस्कृतिक उत्पादों से एक आशीर्वाद ताबीज है। अगर तुम इसे अपने माथे पर लगाते हो तो तुम्हारी माँ को कुछ भी असामान्य नहीं दिखेगा। रात में समुदाय के सुरक्षा गार्ड अंकल वोंग ने मुझे घर लौटते देखा। उन्होंने जल्दी से निगरानी कैमरा बंद कर दिया। बच्चे, अब से घर चल कर जाओ, अपनी माँ को संदेह में मत डालो। मेरा नाम कियाओ एन है। मैं एक अत्यधिक धूप वाले दोपहर में मरा। जब मैंने फिर से अपनी आंखें खोली तो मैंने पाया कि मैं एक ठंडी शवगृह में लेटा हूँ, सफेद चादर से ढका हुआ। मुझे क्या करना चाहिए? सिर्फ अपनी माँ के बारे में सोचते हुए मैंने एक यांत्रिक अजीब स्थिति में बैठने की कोशिश की। मेरा शरीर एक जंग लगे मशीन की तरह था। हर हरकत से मेरी जोड़ों में चरचराहट और कराहट होती थी। मैं आखिरकार घर पहुंच गया। दरवाजा खोलने वाला व्यक्ति मेरी माँ शेन युहुआ थी। जब उसने मुझे देखा तो वह एक पल के लिए स्टन रह गई और उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए। उसने मुझे मजबूती से गले लगाया, मुझे वापस पाकर राहत महसूस करते हुए। और एन, तुम कहाँ भाग गई थी? माँ तुम्हारे लिए चिंतित है। मैंने उस पर धूप की परिचित खुशबू महसूस की, लेकिन मेरे गले में एक अजीब प्राचीन लालसा उठी। मैं भूखा हूँ। यह अच्छा है कि तुम भूखे हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए जाऊंगा। उस दिन से मैं फिर से जीवित था। बस यह है कि यह शरीर भूतिया था। मेरे पास कोई दिल नहीं, कोई सांस नहीं। मेरी त्वचा एक अस्वस्थ पीली सफेद रंगत में है। मैं चल नहीं सकता। मैं केवल अपने पैरों को एक साथ रखकर कूद सकता हूँ। सबसे बुरा यह है कि मुझे मानव भोजन में कोई रुचि नहीं है, लेकिन मैं टीवी पर वन्य जीव शो में जानवरों के सिर पर लार टपकाता हूँ। अपनी माँ को पता न चले। मैंने अपनी कठिन भेष बदलने की प्रक्रिया शुरू की। हर दिन जब वह सोती है मैं नीचे कूदता हूँ। मैंने हमारे समुदाय के पीछे के छोटे जंगल में अपनी कठोर जोड़ों को ढीला किया था। आज का दिन इतना अच्छा नहीं गया। जब मैं उतरा तो मेरा संतुलन खो गया और मेरी बाह एक झटके से गिर गई। मैं एक पैर पर कूद रहा था, अपनी बाह को वापस उठाने की कोशिश कर रहा था। वह अंकल जोंग थे जो अपनी सुबह की व्यायाम के लिए बाहर थे। कियाओ एन, और सावधान रहो, अपनी माँ को मत डरो, उसका दिल कमजोर है। नमस्ते। डिलीवरी। दोपहर में डाकिया लेजून एक पैकेज देने आया। वह मेरी रंगत से इतना डर गया कि वह लगभग इसे गिरा देता। भाई, तुम्हारी स्थिति थोड़ी गंभीर है। यह हमारे मंदिर से एक सांस्कृतिक और रचनात्मक ताबीज है। रात में सोते समय इसे अपने माथे पर लगाओ और तुम्हारी माँ को कुछ भी असामान्य नहीं दिखेगा। चिंता मत करो, यह मुफ्त है। बस इसे दोस्त बनाने के रूप में समझो। रात में घर लौटते समय ऊर्जा बचाने के लिए मैंने सबसे कुशल तरीके का चयन किया, कूदना। जैसे ही मैं समुदाय के गेट पर कूदता था, सुरक्षा गार्ड अंकल वोंग अचानक अपना सिर बाहर निकाला और मुझसे बेताब होकर हाथ हिलाया। बच्चे, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, घर चलो। अगर तुम इस तरह कूदते रहोगे तो चलो, तुम्हारी माँ जल्द ही संदेह करेगी। अंकल ने पहले ही निगरानी फुटेज का यह हिस्सा हटा दिया है। फिर से ऐसा मत होने दो। उन्हें मेरे लिए इतनी चिंता करते हुए देखकर मेरे अंदर एक गर्म एहसास बह गया। भले ही मेरे पास दिल नहीं है, मैं अभी घर आया हूँ। शेन युहुआ एक गर्मा गर्म सूप की कटोरी लेकर रसोई से बाहर आ रही थी। वह अजीब खुशबू तुरंत मेरी सभी इंद्रियों को पकड़ लेती है। और एन, तुम वापस आ गई हो। माँ ने तुम्हारे लिए सुअर के मस्तिष्क का सूप बनाया, जैसे ठीक उसी तरह तुम्हारे छोटे सिर को पोषण देने के लिए। मेरा छोटा सिर। मैंने दूधिया सफेद सूप की कटोरी को घूरा और गहरी चुप्पी में गिर गया। यह पता चला कि पूरी दुनिया मेरे शरीर के बारे में जानती है, सिवाय मेरी माँ के। वह दृढ़ता से विश्वास करती है कि मुझे बस एक अजीब बीमारी है, एक अजीब बीमारी जो मुझे हिलने में कठिनाई देती है, मेरी रंगत खराब करती है और कभी कभी एक हिस्सा गिर जाता है। उसने मुझे ठीक करने के लिए सब कुछ आजमाया है। वह सोचती है कि मैं लंगड़ाता हूँ क्योंकि मुझे कैल्शियम की कमी है, इसलिए उसने तरल कैल्शियम के केस के बाद केस खरीदे। मुझे सुबह, दोपहर और रात को पीने के लिए मजबूर किया। यह मीठा स्वाद लगभग मेरी कठोर जीभ को गांठों में बांध देता। इसके अलावा वह सोचती है कि मेरी पीली रंगत खराब की और रक्त के कारण है, इसलिए वह कहीं से सीखी गई किसी औषधि से वह हर दिन मेरे लिए खजूर, गोजी बेरी और एंजेलिका रूट का सूप बनाती है। हर बार जब मैं उस काली औषधीय तरल की कटोरी पकड़ता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक खलनायक हूँ जिसे जबरदस्ती जहर दिया जा रहा है। सबसे पीड़ादायक हिस्सा खाना है। मैं मानव भोजन को पचाने में असमर्थ हूँ। हर बार जब माँ मुझे उम्मीद से देखती है, मैं केवल खुद को मजबूर करके भोजन को मुश्किल से निगलता हूँ। फिर जब वह नहीं देख रही होती,
मैं बाथरूम की ओर दौड़ता हूँ। मेरा पेट अब एक भंडारण बैग की तरह है। और एन, तुम फिर से वजन क्यों घटा चुकी हो? क्या खाना तुम्हें पसंद नहीं आया? वे तुम्हारे लिए कल कुछ अलग बनाएंगे। मैं बोल नहीं सकता। ऐसा लगता है कि मेरी आवाज की तंतु भी कठोर हो गई हैं। माँ सोचती है कि मेरी गला बड़ी बीमारी के बाद खराब हो गया। ये भलाई से भरा गलतफहमी मेरे लिए एक भारी बोझ है। एक दिन समुदाय ने पड़ोसी पॉटलक आयोजित करने का निर्णय लिया। हर परिवार कुछ व्यंजन लाएगा जो एक लंबे मेज पर साझा किए जाएंगे। माँ ने साइन अप किया और मुझे साथ लाने पर अड़ी रही। कह रही थी कि मुझे अधिक बाहर निकलने और दुनिया से जुड़ने की आवश्यकता है। मैं इसके खिलाफ पूरी तरह था। इतने सारे लोग, इतनी सारी जिज्ञासु आंखें, यह मेरे लिए एक सामाजिक आपदा का दृश्य होगा। लेकिन मैं उसकी उम्मीद भरी नजर को अस्वीकार नहीं कर सका। जब अंकल झांग, लिक्सुन और अंकल वांग को पता चला तो उन्होंने पहले से एक आपात बैठक की। शियाओ कियाओ कांग गो, बहुत सारे लोग हैं। अगर कोई ढीली जीभ वाला व्यक्ति इसे बता दे तो क्या होगा? एक पॉटलक, इतने सारे भोजन के साथ। अगर भाई शियाओ एक भी कौर नहीं लेते तो उसकी माँ निश्चित रूप से संदेह करेगी। उसे जाना होगा। तुम जानते हो शेन यहुआ का व्यक्तित्व, जितना तुम उसे रोकोगे उतना ही वह सोचेगी कि उसका बेटा उससे कुछ छिपा रहा है। वह जाएगा, लेकिन हमें पूरी तैयारी करनी होगी। एक युद्ध योजना जिसका नाम ऑपरेशन प्रोटेक्ट कियाओ एन का भेष बदलना था, 3 दयालु पड़ोसियों के बीच जल्दी से बनाई गई। पॉटलक के दिन हम कोला चिकन विंग्स की एक प्लेट लेकर बगीचे में पहुंचे। मेज पर व्यंजनों की एक चमकदार श्रृंखला भरी हुई थी। माँ ने पड़ोसियों का उत्साह से स्वागत किया। पुराने जांग, क्या आप कृपया हमारे आन का ध्यान रख सकते हैं? वह ठीक नहीं है, चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो। अंकल झांग ने अपनी बड़ी काया का उपयोग करके अधिकांश लोगों की दृष्टि को अवरुद्ध किया। ओह, यह श्याओ क्याओ है, तुम ठीक हो गए। आओ, आंटी के ब्रेस्ड पोर्क बेली का कुछ चखो। यह समृद्ध है लेकिन चिकना नहीं। ओह नहीं, मैं नहीं कर सकता। मेरी पुरानी समस्या फिर से सक्रिय हो रही है। सभी का ध्यान तुरंत उसकी ओर खींचा गया। माँ तुरंत उसकी सहायता के लिए गई, पूछते हुए कि क्या गलत है। अराजकता के दौरान अंकल जांग ने मेरे कटोरे से ब्रेस्ट पोर्क लिया और मुझे एक विंक दिया। मैंने राहत की सांस ली। पहला दौर शानदार तरीके से पार हो गया। पॉटलक का माहौल और भी जीवंत होता गया। अंकल जांग के हस्तक्षेप के साथ मैंने कई बार खाने के लिए पेशकश से बचने में सफलता पाई। उन्होंने कहा, बच्चे के लिए इसे आजमाने दो। मैंने उनके फुलाए हुए पेट को देखा। मेरा दिल अपराध बोध से भर गया। लेकिन परेशानी हमेशा तब आती है जब आप इसकी उम्मीद नहीं करते। मेरी दूर की चाची कियाओ मैन वास्तव में आई। वह मेरे पिता की तरफ की रिश्तेदार है। हमारे परिवार कभी करीब नहीं रहे। वह एक कठोर व्यक्ति है। ओह, सभी यहाँ हैं जो दूसरों के सामने शो करने के लिए प्यार करते हैं और उनके पीछे गपशप करते हैं। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह लगभग हंस पड़ी। खैर, क्या ये शियाओ चाओ नहीं है? मैंने सुना कि तुम एक इमारत से कूद गए। तुम बिल्कुल ठीक क्यों हो? माँ को यह पसंद नहीं है जब लोग इसे उठाते हैं। भाभी और एन थोड़ी देर के लिए बीमार थी। वह अब बहुत बेहतर है। बीमार? किस तरह की बीमारी एक व्यक्ति के चेहरे को कागज की तरह सफेद बना देती है? योहुआ, यह कहना मेरी जगह नहीं है, लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए कि आप किसी चीज में नहीं पड़े। मैं एक बहुत शक्तिशाली गुरु को जानता हूँ। क्या मैं उसे तुम्हारे लिए देखने के लिए कहूँ? मिस कियाओ, आप जो चाहें खा सकती हैं, लेकिन आप जो चाहें नहीं कह सकती। शियाओ चाओ बस गंभीर बीमारी के बाद कमजोर है। हम पुराने पड़ोसी उसकी देखभाल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि कियाओ मैन ने और नहीं कहा। उसकी संदेहास्पद नजरें मेरे भीतर एक कील की तरह चुभ रही थीं। एक चिड़चिड़ाहट की लहर मेरे मृत शरीर में दौड़ गई। मैं उसकी खून की गंध महसूस कर सकता था। यह किसी भी भोजन से अधिक आकर्षक था। मुझे यहाँ से निकलना था। मैंने कठोरता से खड़े होकर बाथरूम जाने का बहाना बनाने की कोशिश की। तभी एक दुर्घटना हुई। एक बच्चा एक कैंडी हाज के डंडे को पकड़े हुए आया और मेरे पैर से टकरा गया। मेरी संतुलन की भावना बेहद खराब है। उस टकराने से मेरा पूरा शरीर सीधा पीछे गिर गया। मैं खत्म हो गया। भाई कियाओ, तुम्हारा डिलीवरी। चलते समय सावधान रहना। अंकल वोंग ने कहा कि यहाँ कुछ सही नहीं है और मुझे बैकअप के लिए भेजा। इस काल्पनिक पैकेज को पकड़े हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने संगठन से एक गुप्त हथियार प्राप्त किया है। जवान, तुम हर दिन बाहर हो। तुमने बहुत कुछ देखा है। आओ और देखो। क्या शियाओ कियाओ तुम्हें बीमार लगती है चाची? तुम विश्वास नहीं करोगी। मैंने हाल ही में एक पैकेज एक परिवार को दिया जो इसी स्थिति में था। मैंने सुना है कि इसे इंटरमिटेंट शॉक सिंड्रोम कहा जाता है। हाँ, यही नाम है जब यह सक्रिय होता है। वे भाई कियाओ की तरह ही हैं। वाह, पीला चेहरा, ठंडी हाथ और पैर। ये थोड़ी देर बाद बेहतर हो जाता है। ये विदेश से आई
एक नई प्रकार की बीमारी है, बहुत दुर्लभ। उसने इसे इतना विश्वसनीय बना दिया, यहाँ तक कि मैं भी लगभग उस पर विश्वास कर गया। ऐसी चीज होती है। बेशक उस परिवार ने भी कहा कि यह बीमारी लहसुन से सक्रिय होती है। एक बार की गंध में यह सक्रिय हो जाती है। कियाओ मैन का चेहरा हरा हो गया। लीक सून का सिद्धांत अस्थायी रूप से उसे धोखा दे गया। पॉटलक एक खट्टे नोट पर समाप्त हुआ। माँ बहुत खराब मूड में थी और घर लौटते समय एक शब्द नहीं बोली। मैं जानता था कि कियाओ मैन के शब्दों ने उसके दिल को एक कांटे की तरह चुभा दिया था। रात में मैं अपने कमरे में बैठा बाहर चांद को बेहोशी से देख रहा था। जोम्बी को सोने की जरूरत नहीं होती। लंबी रात मेरे लिए एक प्रकार का यातना है। मैंने अपने माँ को लिविंग रूम में फोन पर सुना। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। वह उस गुरु से संपर्क कर रही थी जिसका नाम कियाओ मैन ने लिया था। हम किसी भी गुरु को घर आने नहीं दे सकते। मेरी पहचान में बहुत सारे छिद्र हैं। एक पेशेवर इसे 1 सेकंड में देख लेगा। अगली सुबह जैसे ही माँ किराने का सामान खरीदने गई, मैंने तुरंत अंकल जांग के घर की ओर कूद गया। मैंने उसे स्थिति समझाई और जब उसने सुना तो उसका चेहरा तुरंत गहरा हो गया। यह मुश्किल है। आपकी माँ इस समय कुछ भी करने की कोशिश कर रही है। वह औरत कियाओ मैन परेशानी बढ़ाने में सबसे अच्छी है। अंकल जांग, क्या आओगे? यह बुरा है। मैंने अभी देखा कि कियाओ मैन एक ताओइस्ट रोब में एक आदमी को हमारे कॉम्प्लेक्स की ओर ले जा रही थी। घबराओ मत। अंकल वुंग कहाँ है? अंकल वुंग गेट पर उन्हें रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह बिना मालिक की अनुमति के उन्हें अंदर नहीं आने दे सकते, लेकिन शायद वह उन्हें लंबे समय तक नहीं रोक पाएंगे। मुझे चिंता हो रही है। कियाओ लिन, यह करो। लियूले, अभी जाओ। शियाओ शियाओ, अभी घर जाओ। अपने कमरे में छिप जाओ। दरवाजा बंद करो और बाहर मत आना चाहे कोई भी बुलाए। याद रखना, अपनी माँ को मत दिखाना। मैंने समझा कि वह क्या कहना चाहता था। जब तक मैं नहीं दिखता वह गुरु अपना अनुष्ठान नहीं कर सकता। मैं जितनी जल्दी हो सके घर कूद गया। ज्यादा समय नहीं हुआ, मैंने दरवाजा खुलते सुना। माँ वापस आ गई। यूं हुआ तुम आखिरकार वापस आ गए। मैंने तुम्हारे लिए मास्टर हुआंग को लाया है। मास्टर, कृपया एक नजर डालें। क्या मेरा भतीजा किसी बुराई से ग्रस्त है? कोई बात नहीं। जब यह विनम्र ताओइस्ट अपनी दिव्य आंखें खोलेगा तो मुझे पता चलेगा। मैंने अपनी सांस रोके रखी। मेरा दिल मेरे गले में था। मास्टर, यह कैसा है? एक मृत्यु की आभा आकाश को चीरती है। आपका घर एक सदी पुरानी जियांग शी द्वारा कब्जा किया गया है। यह खत्म है। उसने मुझे देख लिया। मास्टर, मुझे बचाओ। घबराओ मत। मैं इसे प्रकट करने के लिए एक गठन स्थापित करूंगा। लिविंग रूम से एक खड़खड़ाहट की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ स्थापित कर रहा था। युहुआ, मैंने तुमसे कहा था कि मैं सही था। यह अच्छा है कि मैंने मास्टर को लाया। मेरा मन पूरी तरह से खाली हो गया। मुझे क्या करना चाहिए? बाहर भागना या छिपे रहना? दरवाजा खोलो, खोलो। यह लीक सुन की आवाज थी। वह मेगाफोन के माध्यम से चिल्ला रहा था, इतना जोर से कि पूरे भवन ने सुना। कौन इस विनम्र ताओइस्ट के अनुष्ठान को बाधित करने की हिम्मत करता है? उसे नजरअंदाज करो। मास्टर, कृपया जारी रखें। हर व्यक्ति के लिए एक मिट्टी का बर्तन। पेशकश जल्द ही समाप्त हो जाएगी। अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं जा रहा हूँ। क्यों ना मैं पहले इसे चेक कर लूं। युहुआ, इसमें मत आना। यह जरूर उस बच्चे का सहयोगी होगा। किसके अपार्टमेंट में लीक हो रही है? 5वें मंजिल पर। क्या तुम्हारा स्थान लीक हो रहा है? नीचे की मंजिल एक जल पर्दा गुफा बन गई है। जल्दी से खोलो और इसे चेक करो। मेरा अपार्टमेंट लीक नहीं हो रहा है। अरे 5वें मंजिल, अभी यहाँ आओ। मैंने उन्हें हॉलवे में बहस करते सुना। मुझे पता था कि मेरे पड़ोसी ने फिर से मेरी मदद की है। यह मजाक आखिरकार समाप्त हुआ। मास्टर हुआंग को एक सार्वजनिक उपद्रव और ठग के रूप में माना गया। अंकल हुआंग द्वारा परिसर से बाहर एस्कॉर्टेड किया गया। कियाओ मैन गुस्से में पीला था और अंततः अपमान के साथ चला गया। हमारे घर में शांति लौट आई, लेकिन कियाओ मैन एक टाइम बम की तरह है। इस बार ये नहीं हुआ, लेकिन अगली बार क्या मैं हर बार इतना भाग्यशाली हो सकता हूँ? माँ का मन बहुत उदास था। उसने कुछ नहीं कहा। उसने फिर से मास्टर का जिक्र नहीं किया, लेकिन ये चिंता उसके भौहों के बीच गहराई से अंकित थी। उसने मेरे प्रति और अधिक सावधानी से ध्यान देना शुरू किया। उसने मुझे मोटे कपास के मोजे खरीदे, ये कहते हुए कि मेरे ठंडे पैर खराब परिसंचरण के कारण है। उसने मेरे कमरे में भारी ब्लैकआउट पर्दे लगाए, यह कहते हुए कि मेरी रोशनी से डर कमजोरी का संकेत है। उसने यहाँ तक कि सभी प्रकार के मस्तिष्क बढ़ाने वाले व्यंजनों पर शोध करना शुरू किया। सूअर के मस्तिष्क, मछली के सिर, अखरोट। उसने इन्हें विभिन्न तरीकों से मेरे लिए बनाया। मैंने उसकी बढ़ती हुई दुबली चेहरे और उसके बालों के मंदिरों को देखा, जहां नए सफेद बाल उगाए थे। एक असहायता की भावना मुझ पर हावी हो गई। मेरा अस्तित्व धीरे धीरे उसे तोड़ रहा था। शायद मुझे छोड़ देना चाहिए। एक बार यह विचार आया, यह बेतहाशा बढ़ गया। एक ऐसी जगह खोजें जहां कोई मुझे नहीं जानता और चुपचाप इंतजार करें
जब तक मेरा शरीर हड्डियों के ढेर में सड़ न जाए। इस तरह हालांकि माँ का दिल टूट जाएगा, वह कम से कम सामान्य जीवन में लौट सकती है। मैंने अपनी डिपार्चर की योजना बनाना शुरू किया। मैं कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। कार्ड और फोन मेरी लोकेशन को उजागर कर देंगे। मुझे बस रात के समय खिड़की से बाहर जाना था और फिर बस कूदते रहना था एक दूर स्थान पर। मैंने एक बारिश के दिन को चुना। बारिश की आवाज मेरी कूदने की आवाज को ढक सकती थी। जैसा कि हमेशा, मैंने माँ द्वारा लाए गए अखरोट के पेय का सेवन किया और उसे थकी हुई देखकर अपने कमरे में वापस जाते हुए देखा। मैं लिविंग रूम में खड़ा था और उस घर पर एक आखिरी नजर डाली जहां मैंने 20 साल से अधिक समय बिताया। दीवार पर एक पारिवारिक चित्र लटका था। फोटो में मैं चमकते हुए मुस्कुरा रहा था। पिता ने माँ को गले लगाया, जो सुखी दिख रहे थे। पिता की जल्दी मृत्यु हो गई। इस घर में केवल माँ और मैं बचे थे, एक दूसरे पर निर्भर करते हुए। माँ, मुझे खेद है, मुझे बिना एक शब्द कहे छोड़ने के लिए माफ कर दो। तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ? यह माँ थी। उसकी आंखें लाल थीं। मुझे नहीं पता कि वह कब जागी या कितनी देर से वहाँ खड़ी थी। तुम भी जा रहे हो, है ना? ठीक तुम्हारे पिता की तरह। क्या तुम भी मुझे अकेला छोड़ने जा रहे हो? मैंने अपना मुंह खोला, लेकिन मेरी गले से केवल अर्थहीन गर्जें निकली। क्या तुम मुझ पर दोष लगाते हो? मुझे दोष देते हो कि मैं बेकार हूँ, तुम्हें ठीक नहीं कर सका? मुझे दोष देते हो कि मैं बहुत परेशान करने वाला हूँ, तुम्हें हर दिन तंग करता हूँ? अनोन, बस माँ से कुछ कहो, बस एक शब्द, ठीक है? उसने मेरा हाथ पकड़ा। मेरा हाथ बर्फ की तरह ठंडा था, बिना गर्मी के एक भी निशान। वह स्पष्ट रूप से एक पल के लिए स्टन्ड थी। उसकी आंखों में दर्द से घबराहट और फिर अविश्वास की भावना बदल गई। उसने एक कांपती हुई हाथ उठाई, मेरे चेहरे को छूने की कोशिश की। ठंडी भावना ने उसे अपना हाथ वापस खींचने पर मजबूर कर दिया। फिर उसने मेरी नाड़ी की जांच करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई महसूस नहीं हुआ। हार नहीं मानते हुए उसने अपने कान को मेरे सीने पर रखा। एक पल के लिए समय जैसे ठहर गया। मैंने देखा कि उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वे आंखें जो हमेशा श्रद्धा और गर्मी से भरी रहती थीं, अब विशाल डर और सच्चाई से भरी थीं। उसे पता था मेरे सभी दिखावे उस क्षण में चूर चूर हो गए। मैंने सोचा, माँ चिल्लाएगी, बेहोश होगी, या जैसा कि याओ मैन ने कहा, मुझे किसी अशुद्ध चीज की तरह ट्रीट करेगी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह सच में मुझे देख रही थी। उसने अपने अभी भी कांपते हाथ उठाए और फिर से मेरे चेहरे पर धीरे से रख दिए। इस बार उसने वापस नहीं खींचा। क्या तुम ठंडे हो? माँ के आंसू मेरी त्वचा पर गिरे, लेकिन उन्होंने कोई गर्मी नहीं लाई। मत जाओ, ठीक है? मत छोड़ो माँ। उसने अपने हाथ खोले और मुझे गले लगाया, ठीक वैसे ही जैसे जब मैं छोटा था। मेरा शरीर एक पत्थर की तरह कठोर था, लेकिन उसने मुझे बहुत बहुत कसकर पकड़ा। आप चाहे जो भी बन गए हों, आप अभी भी माँ के अनोन हैं। जब तक आप यहाँ हैं, माँ को किसी भी चीज से डर नहीं लगता। ऐसा लगा जैसे उन शब्दों ने मेरे अंदर कुछ को जोर से मारा। मैंने अपने कठोर हाथ उठाए और उसे कॉपी करते हुए अनजाने में उसे वापस गले लगाया। हम दोनों ने उस तरह एक दूसरे को पकड़ लिया जब तक सुबह नहीं हुई। गुप्तता बाहर आने के बाद जीवन वास्तव में आसान हो गया। मुझे अब और दिखावा नहीं करना पड़ा। मैं घर पर खुलकर कूद सकता था। धीरे चलो, नीचे दादी वांग को मत जगाओ। मुझे अब उन कठिन खाने की चीजों को खाने के लिए खुद को मजबूर नहीं करना पड़ा। आज के सुअर के मस्तिष्क बहुत ताजा नहीं लगते। कल हम किसी और जगह से खरीदेंगे। उसने मेरे कमरे के लिए विशेष रूप से एक छोटा रेफ्रिजरेटर भी खरीदा ताकि मैं अपने राशन को स्टोर कर सकूं। मेरी त्वचा को गुलाबी दिखाने के लिए उसने मेकअप करना सीख लिया। हर सुबह वह धैर्यपूर्वक मेरे लिए एक पतली परत फाउंडेशन और ब्लश लगाती। हमारा अनोन इतना हैंडसम है, हम इस बीमारी को इसे बर्बाद नहीं करने दे सकते। मैंने दर्पण में अपने गुलाबी गालों वाले रूप को देखा, महसूस करते हुए कि यह दोनों ही बेतुका और गर्म था। परिसर के पड़ोसियों को जल्द ही इसके बारे में पता चला। माँ ही थी जिसने उन्हें बताया। उसने अंकल झांग, लीशुन और अंकल वांग को हमारे घर बुलाया और उन्हें चाय बनाई। फिर उसने शांतिपूर्वक उन्हें बताया, मुझे अनोन के बारे में सब कुछ पता है। आप सभी का इन पिछले दिनों के लिए धन्यवाद। यूं हुआ, हाँ, मुझे पता है कि आप सभी यह मेरे भले के लिए कर रहे थे। डरते थे कि यह बूढ़ी औरत सदमे को सहन नहीं कर सकेगी, लेकिन अब सब ठीक है। जब तक ये बच्चा मेरे पास है, मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। उस दिन से ऑपरेशन प्रोटेक्ट चियाओ अन आधिकारिक रूप से चियाओ अन और उसकी माँ के सुखद जीवन की रक्षा करने की परियोजना में अपग्रेड किया गया। अंकल झांग ने अपनी कनेक्शनों का उपयोग करके एक दुर्लभ बीमारी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया ताकि मैं किसी भी निरीक्षण से निपट सकूं। ली शुन, जो जानता नहीं कहां से एक जियांगेक्सी आत्म परिष्करण मैनुअल लाया और हर दिन मेरे साथ अध्ययन करता रहा कि ताजा खून की लालसा को कैसे नियंत्रित किया जाए और अपने शरीर को थोड़ा अधिक लचीला कैसे बनाया जाए। अंकल वांग इस बीच हमारे परिवार के लिए सभी भारी उठाने का काम संभाल लिया।
उसने परिसर के बच्चों को भवन 5 के पास न जाने की चेतावनी दी, क्योंकि वहां एक मरीज रहता था जिसे शांत विश्राम की आवश्यकता थी। मेरी जिंदगी एक अभूतपूर्व शांति और सामंजस्य की स्थिति में प्रवेश कर गई, जब तक कि कियाओ मैन फिर से नहीं आई। उसने एक अजनबी लाया। उसके साथ आदमी युए हुआ। मुझे तुम्हारा परिचय कराने दो। यह प्रोफेसर चेन है, एक प्रसिद्ध मस्तिष्क विशेषज्ञ। कियाओ आदमी ने आत्मसंतुष्ट नजर से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे मास्टर के साथ हुई घटना कभी हुई ही नहीं। आंटी, क्या कुछ गलत है? आनंद को आराम की जरूरत है। मुझे पता है कि उसे आराम की जरूरत है। मैं यहाँ उसकी बीमारी के कारण ही हूँ। प्रोफेसर चेन इस क्षेत्र में एक प्राधिकृत व्यक्ति है। मेरे लिए उसे यहाँ लाना आसान नहीं था। तुम इतनी निस्वार्थ कैसे हो सकती हो? श्री कियाओ की स्थिति वास्तव में काफी अनोखी है। हमारे अस्पताल ने हाल ही में इन प्रकार की न्यूरोलॉजिकल समस्याओं की जांच के लिए एक नया उपकरण खरीदा है। मैं श्री कियाओ से अस्पताल में एक व्यापक मस्तिष्क स्कैन कराने के लिए कहना चाहूंगा। यह आवश्यक नहीं होगा। आनंद की स्थिति अभी बहुत स्थिर है। उसे स्थानांतरित करना उचित नहीं है। युए हुआ, तुम्हें क्या हुआ है? अगर वह बीमार है तो उसे इलाज की जरूरत है। क्या तुम वास्तव में डिलीवरी बॉय की उस बेतुकी बात पर विश्वास करते हो कि उसे इंटरमिटेंट शॉक सिंड्रोम है? मुझे लगता है कि तुम पर कब्जा कर लिया गया है। मेरा बेटा बीमार नहीं है। आंटी, अगर तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है तो कृपया जाओ। तुम यहाँ स्वागत नहीं हो हमारे घर में। ठीक है, मैं अपनी दया पेश करता हूँ और तुम इसे मेरे चेहरे पर फेंक देती हो। तुम इस चीज की रक्षा कर रही हो जो न तो इंसान है और न ही भूत। सूनर और लेटर तुम इसका पछताओगी। मुझे माँ को इतना गुस्से में देखकर बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा कि मामला वहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन मैंने कियाओ आदमी की दृढ़ता को कम आंक लिया। कियाओ आदमी ने माँ पर अभिभावकत्व का मुकदमा किया। वह मेरे भविष्य के रहने की व्यवस्था के बारे में कुछ दस्तावेज देख रही थी। इसमें लिखा था कि वह मेरी जिंदगी को सही तरीके से व्यवस्थित कर सकती है। इसके बगल में बहुत सारे सहायक सामग्री के साथ वहां पहले ली गई तस्वीरें थीं और मेरी दैनिक स्थिति पर एक पेशेवर रिपोर्ट भी थी। यह कैसे हो सकता है? यह महिला मेरी जिंदगी पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। अदालत की तारीख जल्दी आ गई। कियाओ आदमी का वकील एक तेज, तर्रार, मध्य आयु की महिला थी। वह शुरुआत से ही आक्रामक थी। आपके सम्मान, मेरी मुवक्किल अपने भतीजे श्री कियाओ आनंद के लिए पूरी तरह से चिंता के कारण कार्य कर रही हैं। जैसा कि सभी को पता है, श्री कियाओ आनंद का आत्महत्या का इतिहास है। यह अपने आप में दिखाता है कि उसके पास गंभीर मानसिक समस्याएं हैं और उसकी अभिभावक सुश्री शेन युए हुआ। श्री कियाओ आनंद के घर लौटने के बाद न केवल उसने पेशेवर चिकित्सा मदद की सक्रिय रूप से खोज नहीं की, बल्कि इसके बजाय धोखेबाजों की अफवाहों को सुनकर इलाज में देरी की। उसने मदद के लिए आए विशेषज्ञों के बारे में भी बुरा कहा। हमारे पास यह संदेह करने का कारण है कि सुश्री शेन युए हुआ की वर्तमान मानसिक स्थिति उन्हें श्री कियाओ आनंद के अभिभावक के रूप में जारी रखने के लिए अनुपयुक्त बनाती है। फिर हमारी बारी थी। चाचा झांग पहले गवाह के रूप में खड़े हुए। आपके सम्मान, शेन युए हुआ और मैं दशकों से पुराने पड़ोसी। छोटे कियाओ के घर आने के बाद उसने उसे पूरी दिल से संभाला। लड़के की स्थिति दिन ब दिन बेहतर हुई। हम पड़ोसियों ने इसे अपनी आंखों से देखा। स्थिति में सुधार। उसके स्थिति और व्यवहार को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वह बेहतर हुआ है। इसके बाद ली सून और चाचा वोंग ने भी स्थिति की व्याख्या की। दूसरी तरफ का सवाल बहुत आक्रामक था। सभी को जवाब देना मुश्किल हो रहा था। स्थिति हमारे लिए बहुत अनुकूल नहीं थी। सुश्री शेन, सुश्री कियाओ के आरोप के संबंध में कि आपने श्री कियाओ आनंद के लिए पेशेवर इलाज से इनकार किया, क्या आपके पास कुछ कहने के लिए है? मेरा बेटा कियाओ आनंद मानसिक बीमारी नहीं है। उसके पास बस एक बहुत विशेष बीमारी है। यह एक बीमारी है जिसे आधुनिक चिकित्सा समझा सकती है, लेकिन हम उसे बेहतर बनाने के लिए अपनी विधियों का उपयोग कर रहे हैं। आपकी अपनी विधियों से क्या आप मतलब सुअर के मस्तिष्क का सूप बनाना है? आदेश श्री कियाओ आनंद, संबंधित व्यक्ति के रूप में आपके अपने विचार क्या हैं? क्या आप अपनी आंटी सुश्री कियाओ आदमी का अभिभावकत्व स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? ली सून ने मुझे एक जादुई औषधि दी जो उसने प्राप्त की थी। इसने मेरी आवाज की रस्सियों को अस्थायी रूप से ठीक कर दिया। मैं तैयार नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपनी माँ के साथ रहना चाहता हूँ। आपके सम्मान, श्री कियाओ आनंद का उत्तर शायद उसकी अपनी स्वतंत्र इच्छा का नहीं है। उसकी विशेष मानसिक स्थिति को देखते हुए हम अदालत से अनुरोध करते हैं कि वह उसके लिए एक पेशेवर मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन का आदेश दे। यह उनका लक्ष्य हमेशा से था। जब तक मुझे मानसिक रूप से बीमार के रूप में प्रमाणित किया जाता है, मेरे शब्दों का कोई महत्व नहीं रहेगा। न्यायाधीश ने भौंका। वह थोड़ा हिचकिचा रहा था। आपके सम्मान, मैं झो गुओजिंग हूँ, शहर के केंद्रीय अस्पताल का निदेशक। शायद मैं श्री कियाओ और अजीब बीमारी के लिए कुछ स्पष्टीकरण दे सकता हूँ।
निदेशक झाओ की उपस्थिति ने तुरंत स्थिति को पलट दिया। वह केवल शहर के केंद्रीय अस्पताल का निदेशक नहीं था, बल्कि देश में न्यूरोलॉजी का एक प्रमुख प्राधिकृत व्यक्ति भी था। उसके शब्दों का वजन था 10 से अधिक प्रोफेसर चेन के मिलाकर। कियाओ आदमी और उसके वकील ने स्पष्ट रूप से झू गुओजिंग को पहचाना। उनके चेहरे दोनों बदल गए। निदेशक जो, आप यहाँ क्यों हैं? मैंने श्री चाओ आनंद के मामले के बारे में सुना। मैंने डॉ चेन द्वारा प्रस्तुत तथाकथित निदान की राय भी देखी। मुझे सीधे बोलने की अनुमति दें, लेकिन वह रिपोर्ट अत्यधिक। उल्लेखित प्रोफेसर चेन गैलरी में बैठे थे। उनके चेहरे पर लाली और पीला पड़ गया। यह हमारे अस्पताल के नए स्थापित कार्यबल का शोध सामग्री है। हम एक अत्यंत दुर्लभ अधिग्रहित न्यूरोलॉजिकल स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं। कोड नाम ज़ोंबी सिंड्रोम। निदेशक जो ने एक सीधी चेहरे के साथ बेतुकी बातें की। इस बीमारी के मरीजों की दिल की धड़कन और सांसें इतनी हल्की होती हैं कि उन्हें मानक उपकरणों से पहचानना मुश्किल होता है। यह कठोर अंगों, असामान्य त्वचा के रंग, प्रकाश, संवेदनशीलता और एक अजीब अलगाव के लिए प्राथमिकता के साथ भी होता है। ये लक्षण सभी श्री चियाओ आनंद की स्थिति के साथ संगत हैं, एक उच्च डिग्री की संगति। हालांकि यह स्थिति दुर्लभ है, यह असाध्य नहीं है। मरीज को उसके निकटतम परिवार से बलात्कारी रूप से अलग करना केवल उसकी स्थिति को और बिगाड़ देगा और अपरिवर्तनीय परिणामों की ओर ले जाएगा। आपके सम्मान, यह सिर्फ उसकी कहानी का एक पक्ष है। हम कैसे जानते हैं कि उन्होंने साजिश नहीं की? मेरा छात्र डॉ चेन हर शब्द की पुष्टि कर सकता है जो मैंने कहा है। आखिरकार वह हमारे अस्पताल में इस विषय में रुचि रखने के कारण शामिल हुआ, है ना? हाँ, Your Honor, this is just his side of the story. How do we know they didn't conspire? My student, Dr. Chen, can verify every word I've said. After all, he joined our hospital because he was interested in this topic, right? Yes, Your Honor. सम्मान। निर्देशक झो ने जो कहा वह सच है। श्री चिवान के लक्षण वास्तव में ज़ोंबी सिंड्रोम की विशेषताओं के अनुरूप हैं। मैंने पहले अपनी निदान राय दी थी क्योंकि मुझे इस नए रोग की गहरी समझ नहीं थी, जिससे गलतफहमी हुई। यह अदालत इससे सभी दावों को खारिज करती है जो वादी चियाओमन ने किए हैं। श्री चिवान की संरक्षकता पर मूल निर्णय को बनाए रखा गया है। यह बहुत अच्छा है। शैन युहुआ, संतुष्ट मत हो जाओ। यह मत सोचो कि तुम बच गए हो सिर्फ इसलिए कि तुमने एक अस्पताल के निदेशक को खोज लिया। यह खत्म नहीं हुआ। तुम क्या चाहते हो? और एन तुम्हारा अपना भतीजा है। तुम्हें उसे इस तरह से क्यों व्यवहार करना चाहिए? मेरा अपना भतीजा? मेरे पास ऐसा भतीजा नहीं है जो न तो मनुष्य है और न ही भूत। शैन युहुआ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुमने आज मुझे बहुत शर्मिंदा किया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसे पीछे हटते हुए देखकर मेरे दिल में फिर से गुस्सा भड़क उठा। चिंता मत करो छोटे चियाओ, हम यहाँ हैं। हाँ, मैं अकेला नहीं हूँ। हाँ, वे सभी मेरे साथ खड़े हैं। मेरे पीछे एक गर्म और निडर गठबंधन है। अदालत के हलचल के बाद चियाओमन कुछ समय के लिए शांत हो गया। हमारी जिंदगी सामान्य लगती है। निदेशक झू ने मुझे कई शांत करने वाली दवाइयां दी, जो मुख्य रूप से विटामिन की गोलियां थीं, और लीक सुन ने उन्हें नियमित रूप से पहुंचाया। उसने मेरी स्थिति का भी अवलोकन किया। लीक सुन के ज़ोंबी स्व देखभाल मैनुअल के मार्गदर्शन में मैंने कुछ व्यायाम करने की कोशिश की। उदाहरण के लिए, अपने मन का उपयोग करके अपने शरीर की कठोरता को नियंत्रित करना, ताकि अधिक परिष्कृत आंदोलनों को किया जा सके, न कि बस कठोरता से कूदना। प्रभाव महत्वपूर्ण था। मैं धीरे धीरे एक सामान्य व्यक्ति की तरह चल सकता था। हालांकि मैं अभी भी थोड़ा धीमा था और मेरे हाथ और पैर एक साथ चलते थे। मैं अपनी माँ के मार्गदर्शन में चॉपस्टिक से मूंगफली उठाना भी सीख सकता था। हर बार जब मैं थोड़ा प्रगति करता, माँ बच्चे की तरह खुश होती। और एन, तुम अद्भुत हो। जब तुम बच्चे के रूप में चलना सीखते थे, उससे कहीं तेज घर फिर से हंसी से भर गया। लेकिन मैं जानता था कि यह क्षणिक था। चियाओमन कभी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। सच में जल्द ही परेशानी आ गई। बहन शेन, यह बुरा है। चियाओमन एक समूह के पत्रकारों को लाया। वे समुदाय के प्रवेश द्वार को रोक रहे हैं। कह रहे हैं कि वे कुछ ज़ोंबी लड़के को उजागर करना चाहते हैं। उसके शब्द चुप रात में बम की तरह फट गए। पड़ोसी एक एक करके खिड़कियां खोल रहे थे और आपस में मर्मरिंग कर रहे थे। तुम मुझे इतना गुस्सा दिला रहे हो, तुम मुझे इतना गुस्सा दिला रही हो माँ। खिड़की बंद करो। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। मैं पहले ही एक बार मर चुका हूँ। डरने के लिए कुछ नहीं बचा है। लेकिन अगर कोई मेरी माँ को नुकसान पहुंचाना चाहता है और हमारे पास जो जीवन है उसे नष्ट करना चाहता है, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं गलत था। आवासियों, कृपया दरवाजा खोलें। हम शहरी समाचार के पत्रकार हैं। अगर आप नहीं निकले तो मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। ठीक है, पुलिस को आने दो। और देखो तुम अपने घर में क्या छिपा रहे हो। ये सब चिल्लाने का क्या है? यह रात का मध्य है। क्या तुम लोगों को सोने से रोकने की कोशिश कर रहे हो? ये तुम फिर से हो, बूढ़े आदमी। ये तुम्हारा काम नहीं है। हट जाओ। ये हमारे समुदाय का हॉलवे है। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र है। तुम लोग अपने कैमरों के साथ किसी के दरवाजे को रोककर हमारी सामान्य जिंदगी को गंभीरता से बाधित कर रहे हो। सुरक्षा पुलिस को बुलाओ। समझ गया।
अगर तुम आज एक ज़ॉम्बी की फिल्म बनाते हो तो उसकी बात मत सुनो, यह निश्चित रूप से हेडलाइन समाचार होगा। अय्या, तुम रात के मध्य में भूत की तरह क्यों चिल्ला रही हो? मेरे बेटे की कॉलेज प्रवेश परीक्षा कल है। माँ, मुझे लगता है कि शायद एक गलतफहमी हो सकती है। शायद हमें पहले छोड़ देना चाहिए। हम चियाओमन को छोड़ सकते हैं। मैं वापस आ गया हूँ। अरे, ये सब शोर क्या है? आंटी, क्या तुम पार्टी कर रही हो? तुमने मुझे क्या कहा? तुम मेरी आंटी हो, मेरी माँ की बड़ी बहन। क्या तुम मुझे पहचानती नहीं हो? मैं छोटा एक्स हूँ। तुम्हारी माँ? असंभव। देखो, ये एक फोटो है जिसमें तुम मुझे बच्चे के रूप में पकड़े हुए हो। मेरी माँ ने कहा कि तुम मुझ पर सबसे ज्यादा प्यार करती थी। अच्छा हुआ कि मैंने पहले से तस्वीर को फोटोशॉप किया। आंटी, तुम मुझे पहचान नहीं सकती। बस कुछ दिन पहले मेरी माँ तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। उसने कहा कि तुमने परिवार का समर्थन करने के लिए बहुत संघर्ष किया जब तुम युवा थी। यही कारण है कि तुम्हारा थोड़ा गुस्सा है। उसने मुझे बताया कि मुझे तुम्हारे प्रति आदर करना चाहिए। आंटी, क्या तुम्हारे पास हमारे छोटे भाई छोटे गाय के बारे में कुछ गलतफहमी है? वह मेरा चचेरा भाई है। हम परिवार हैं। उसे बस एक अजीब बीमारी है। तुम उसे ज़ॉम्बी कैसे कह सकती हो? ये शब्द बहुत दुखदायक है। मैं चुप हूँ। मुझे लगा कि ये कुछ बड़ी खबर है, एक पारिवारिक नाटक। ये वही नहीं है जो मैं चाहता था। ठीक है, ठीक है, सभी लोग बिखर जाओ। उन्हें अपने पारिवारिक मामलों को खुद हल करने दो। सभी लोग घर जाओ और आराम करो। तुम लोग अच्छे लड़के। आज के लिए धन्यवाद। आंटी शेन, यह कुछ नहीं है। भाई चियाओ की रक्षा करना सभी का कर्तव्य है। छोटा चियाओ बड़ा हो गया है। लिटिल चाओ हैज ग्रोन अप। ऊपर वह अब अपनी माँ की रक्षा करना जानता है। मैंने उन्हें देखा और मेरे दिल में गुस्से के साथ उबलती बर्फीली ठंड धीरे धीरे एक गर्म धारा में बदल गई। उस रात मैंने एक सपना देखा। मैंने सपना देखा कि मैं उस दोपहर वापस था। हवा इतनी तेज थी कि मैं अपनी आंखें नहीं खोल सका। नीचे एक बिना तल का गर्त था। जैसे ही मैं कूदने वाला था, अनगिनत हाथ नीचे से ऊपर आए। उन्होंने मुझे गर्त के किनारे से खींच लिया। मैं सुबह से पहले जाग गया। मुझे अचानक याद आया कि मेरी माँ ने मुझे बहुत समय पहले कुछ बताया था। उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि मुझे एक परिवार शुरू करते हुए और एक करियर बनाते हुए देखना, और फिर वह दुनिया की यात्रा करेंगी। मेरी वर्तमान स्थिति में मुझे डर है कि मैं न तो परिवार शुरू कर सकता हूँ और न ही करियर, लेकिन शायद मैं उसकी दूसरी इच्छा को पूरा करने में मदद कर सकता हूँ। मैंने कंप्यूटर चालू किया और दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों की खोज की। शायद मैं उसे दुनिया देखने ले जा सकता हूँ। मेरी माँ के साथ यात्रा की योजनाओं को पड़ोसियों से सर्वसम्मति का समर्थन मिला। धन्यवाद जो डायरेक्टर जो ने मेरी माँ और मुझे सभी दस्तावेजों और प्रक्रियाओं में मदद की। अंकल झांग ने अपनी निजी बचत निकाली जिसे उन्होंने वर्षों तक संजो कर रखा था और हमें यात्रा के फंड के रूप में देने पर जोर दिया। अंकल वांग ने अपनी छाती पर हाथ मारा और वादा किया कि वह हमारे घर की 24/7 रक्षा करेगा और कभी भी शियाओ मान को फिर से परेशानी नहीं करने देगा। और लीशिन मेरी समर्पित लॉजिस्टिक्स सहायता बन गया। उसने अपनी वैश्विक डिलीवरी नेटवर्क का उपयोग करके प्रत्येक गंतव्य पर विशेष आपूर्ति पहले से ही व्यवस्थित की। भाई शियाओ, चिंता मत करो, वैश्विक सीधी डिलीवरी, ताजगी की गारंटी। चलो चलते हैं। उस दिन हमारे समुदाय के सभी पड़ोसी हमें विदाई देने आए। उन्होंने माँ के हाथों में सभी प्रकार का भोजन और आवश्यक सामान भर दिया, उसे ध्यान रखने और मजे करने की याद दिलाई। माँ की आंखें बार बार लाल हो गईं। धन्यवाद सभी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मैं अपने चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं दिखा सका, लेकिन मेरा दिल पहले से ही भावनाओं के तूफान में था। हम पेरिस गए। हमने लूव्र में मोना लिसा की मुस्कान देखी। हमने सीन के किनारे सूर्यास्त देखा। अनन, यहाँ कितना सुंदर है। काश तुम्हारा पिता भी यहाँ होता। उस रात मुझे एक सड़क संपर्क से वैक्यूम पैक किया हुआ भेड़ का मस्तिष्क मिला जिसे लीशुन ने पहले से ही व्यवस्थित किया था। हालांकि यह सुअर के मस्तिष्क के रूप में अच्छा नहीं था। यह चलेगा। हम स्विट्जरलैंड गए ताकि अंतहीन बर्फ से ढकी पहाड़ियों को देख सकें, और फिर इटली। हमने रोम में फव्वारे में सिक्के फेंके ताकि एक इच्छा पूरी हो सके। हम ग्रीस गए और इजियन सागर पर एक नीले और सफेद शहर में समुद्री हवा का अनुभव किया। माँ के चेहरे पर मुस्कानें और भी अधिक बार आने लगीं। उनका पूरा अस्तित्व एक नई चमक बिखेर रहा था, और मैंने यात्रा के दौरान अपने में भी कुछ बदलाव देखे। मेरा शरीर पहले की तरह कठोर नहीं लग रहा था। सूरज के नीचे, हालांकि मुझे अभी भी असुविधा महसूस हो रही थी। यह जलन की भावना नहीं थी जो मुझे पहले होती थी। मैं यह भी महसूस कर सकता था कि मेरा लंबे समय से रुका हुआ दिल कहाँ था। कभी कभी
एक हल्की धड़कन होती थी, जैसे एक कमजोर विद्युत धारा गुजर रही हो। हमारी यात्रा के अंतिम पड़ाव के लिए हम यूनान गए। हम एक शांत छोटे आंगन में रहे। माँ और मैंने आंगन में ठंडा किया, जबकि उसने मुझे अपनी यात्रा की डायरी पढ़कर सुनाई। अनन ने आज अपनी जूते की लेस बांधना सीखा। भले ही वे टेढ़ी थीं, मैं फिर भी बहुत खुश था। वह धीरे धीरे बेहतर हो रही है। मुझे विश्वास है कि एक दिन वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। मैंने अपनी माँ की सोई हुई आंखों और उसके मंदिरों पर बढ़ती सफेद बालों की संख्या को देखा। एक अभूतपूर्व रूप से मजबूत भावना मेरे काया को सरता, शरीर की सीमाओं को तोड़ गई। यह प्यार, अपराध बोध और आभार का मिश्रण था। एक जटिल भावना। मैंने अपने सीने से एक स्पष्ट, शक्तिशाली ध्वनि सुनी। मेरे दिल ने 1 साल की चुप्पी के बाद फिर से धड़कना शुरू कर दिया। मैं वापस आ गया। मैं अब एक चलती फिरती लाश नहीं था, मैं फिर से जीवित था। माँ, मुझे कभी न छोड़ने के लिए धन्यवाद। अपने प्यार से एक चमत्कार बनाने के लिए धन्यवाद। जब मैं समुदाय में एक सामान्य व्यक्ति की तरह चला, तो सभी पड़ोसियों के चेहरे पर आश्चर्य और उत्साह के भाव थे। क्या होगे? तुम बेहतर हो, तुम सच में बेहतर हो।